सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आ गए हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ। हम कर रहे थे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इन देयर डिफरेंस, सॉलिड लिक्विड गैस एंड देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम उसके साथ कर चुके थे। एंड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमने कर लिया था एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में बताई थी। तो अगर वो सभी लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो बने रहिएगा मेरे साथ। दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया था, दैट इज जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट इज सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज एंड लिक्विड है तो आपका गैस में चेंज। और वहाँ पे आपका जो है एक जैसे आपका आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, तो वहाँ हमने क्या किया था कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आइस वहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होती है और आफ्टर दैट जो आइस जब तक पूरी आपकी मेल्ट नहीं हो जाती, आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा टिल आपका ऑल आइस आपकी मेल्ट ना हो जाए। तो हमने देखा कि जो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वहाँ काम कर रही है, इट मीन्स हम हीट सप्लाई किए जा रहे हैं बट सिस्टम का टेम्परेचर आपका आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे आपका बॉइलिंग पॉइंट में था कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है उसके ऊपर वाटर आपका बॉयल स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर दैट हम जितनी भी हीट सप्लाई करें ऑल द वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। और वेपर फॉर्म होगा तो आपका टेम्परेचर का जो सिस्टम का टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा और आपका सारा वाटर जो है वो वेपर्स फॉर्म में चला जाएगा। तो वहाँ पे भी आपका जो है वो हीट जो है हिडन फॉर्म के अंदर है, यानी कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो अपना एक जो है डेफिनेट टेम्परेचर अटेन करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है एंड आफ्टर कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कर लिया था। उसके बाद अभी हम देखेंगे आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो देखो प्रेशर के लिए हमने क्या देखा कि जो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हमने किया कि हमें ये पता है, क्या जानते हैं हम अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हमने ये देखा कि आपका कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है, आइदर सॉलिड है या फिर आपका लिक्विड है या फिर आपका गैसियस स्टेट है, ठीक है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है एंड ये आपका स्टेट ऑफ मैटर किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस और हम कह सकते हैं स्पेस, जिसको हम बोल रहे थे इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, यानी कि आपका जो उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस या डिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। इतना हमने सीख लिया था। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने प्रेशर को, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गैस ली, किसी जो है कंटेनर के अंदर आपका गैस फिल है और उसके अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल है। सपोज करो मैंने यहाँ 10 जो है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो 10 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज कर लिया। और यहाँ ऊपर से हम जो है प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ए पिस्टन। मैंने यहाँ पिस्टन जो है लगा दिया है। तो क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पिस्टन लगा रही हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पिस्टन में लगा रही हूँ तो क्या होगा कि जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके शिफ्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ये आपके जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएंगे स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर। कि जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, पिस्टन से प्रेशर का आपका जो इंक्रीज हुआ प्रेशर सिलेंडर के अंदर, तो दीज मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर शिफ्टेड इन स्मॉलर वॉल्यूम, यानी कि वो स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और आपका यही जो है वॉल्यूम इसने पूरा कवर किया हुआ था
एंड देन आपका जो पिस्टन है उसको लगातार क्या कर रहा है, प्रेशराइज हम कर रहे हैं। तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, सपोज करो पार्टिकल्स अभी भी 10 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है गैस मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, बट दे आर शिफ्टेड इनटू, पहले वॉल्यूम आपका इतना था, उसके बाद हमने प्रेशराइज किया तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, एंड आफ्टर दैट आपका जो है हम फर्दर फिर इसको आपका जो है प्रेशर हाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर फिर आपका जो हाई कर रहे हैं, देन आपका जो है दीज मॉलिक्यूल्स अगेन इन शिफ्टेड इन स्मॉलर वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम और ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। इट मीन्स हमें ये तो पता है कि आपका जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो हमें पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे एक फैक्टर और काम करेगा कि अगर मान लो आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कैसा रखना है, तो हमें ये पता है कि जैसे आपका ये जो गैस था, ठीक है, इसके अंदर आपने जो पार्टिकल्स लिए और, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो ये हम सीख के आए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी, इट मीन्स ये आपका और भी ज़्यादा मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी जो है मूवमेंट करेंगे और भी ज़्यादा इनका मूवमेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा मूवमेंट इंक्रीज होगा इट मीन्स इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वॉल्यूम इनका एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसका बिल्कुल अपोजिट हमें करना है, इट मीन्स टेम्परेचर को हम बढ़ा तो नहीं सकते, हमें स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर लाना है, इट मीन्स हमें पार्टिकल्स को क्लोज लेके आना है। पहले वो 10 पार्टिकल्स इतना वॉल्यूम अक्वायर कर रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा और वॉल्यूम कम एक्वायर करें, तो हमें उनको क्लोज लेके आना पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स क्लोज कैसे आएंगे, स्मॉलर वॉल्यूम में कैसे शिफ्ट होंगे, जब हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। अगर डिक्रीज कर देंगे तो हमें पता है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स उनका मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी बढ़ता है तो वो क्लोज आएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमें टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखोगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो अगर आपको इंक्रीज का पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो यहाँ तो हमें क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाना है, डिक्रीज करना है, स्मॉलर वॉल्यूम में शिफ्ट करना है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो टर्म हमारे पास आई। फर्स्ट हम कहेंगे कि प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड देन जो टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज, या फिर हम उसको रिड्यूस टेम्परेचर कह सकते हैं, टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना होगा। ये दोनों काम करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एनी गैस कैन बी लिक्विफाई, ठीक है, किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गैस फॉर्म में थी और वहाँ पे हमने प्रेशर को जो है इंक्रीज किया तो वो शिफ्ट हो जाएगा स्मॉलर, और टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर करेगा वॉल्यूम को डिक्रीज, एंड टेम्परेचर को डिक्रीज किया इट मीन्स पार्टिकल्स को लाएगा क्लोज एंड स्मॉलर वॉल्यूम में शिफ्ट। तो दोनों ही फैक्टर एक साथ काम करेंगे, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर शिफ्टेड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। और ये जो आपका यहाँ पे गैस थी ये किस फॉर्म में आ गई, क्योंकि जैसे आपके पार्टिकल आपके क्लोज आएंगे, ठीक है, तो उनके अंदर थोड़ा सा जो है स्पेस कम हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम हो गया, मूवमेंट आपका जो है यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट है, यहाँ मूवमेंट कम हो गया, क्लोज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया हल्का सा, तो गैस से किस में शिफ्ट होगी, गैस जो थी वो लिक्विफाई होगी, लिक्विड में शिफ्ट होगी। तो मोस्ट ऑफ द आपकी गैस जो लिक्विफाई हम करते हैं उसमें दो फैक्टर हमारे काम कर रहे हैं, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई एनी गैस। अब हमने जो एग्जाम्पल एक सुना था, क्या एग्जाम्पल हमने सुना कि अपनी जो लास्ट क्लासेस थे उसमें भी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो है CO2 जो गैस है उसको एट वेरी हाई प्रेशर पे स्टोर हम करते हैं, ठीक है,
सॉलिड CO2 जो होती है, सॉलिड CO2, उसको हम वेरी हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपका, हम ये कहेंगे कि जैसे ही आपका दिस प्रेशर इज डिक्रीजेस अप टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ दिस प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस अप टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, solid CO2, solid CO2 gets converted into gaseous state, gaseous state, गैसियस स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं या तो वो सॉलिड ही थी, ठीक है, और सॉलिड CO2, जैसे प्रेशर हमने डिक्रीज किया, ठीक है, और वो प्रेशर किसके बराबर आ गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, गैस CO2 के अंदर कन्वर्ट होगी। इट मीन्स विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, क्या कह सकते हैं हम, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो अपने लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। आप ये याद रखोगे कि जो सॉलिड CO2 है उसको बोला जाता है ड्राई आइस। और ड्राई आइस किस लिए, क्योंकि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली, जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज होगा विदाउट गोइंग इट्स लिक्विड स्टेट, वो अपने लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाएगी, तो उसलिए क्या बोलते हैं उसको, इसीलिए उसको ड्राई आइस बोलते हैं। यानी कि आपके जो आइसक्रीम जो है देने वाले होते हैं उनके अंदर जो है आइस होती है वो ड्राई आइस होती है, दैट इज सॉलिड CO2। तो उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बताया था कि आपका प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर जो एटमॉस्फेयर में है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं, और सी लेवल पे उसकी जो वैल्यू है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो किसी भी गैस का प्रेशर जो है मेजर करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं। वैसे आपका जो प्रेशर की यूनिट है, SI यूनिट, दैट इज पास्कल। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर है आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये आपका जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पे जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है। जैसे आपका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, या आपका जो है केल्विन में हम कहें तो आपका जो है 298 केल्विन टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, केल्विन में 298, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, यानी कि आपका जो है कोई भी प्रेशर या टेम्परेचर दोनों ही इफेक्ट से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से और गैस किस तरह से आपका कन्वर्ट हो रहा है विद चेंज इन द टेम्परेचर एंड चेंज इन द प्रेशर। तो प्रेशर का आपका जो है इतना ही। अब हम देख लेते हैं आपका कि हमारी बुक में क्या दिया हुआ है, कहाँ तक हमने कर लिया था। ये हमारा जो है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर हम कर चुके थे, यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया प्रेशर का। तो ये हम सब ने करके आए हैं कि जैसे हम किसी गैस को जो है प्रेशराइज करेंगे, अभी हमने किया, तो इट इज शिफ्टेड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे एंड पार्टिकल्स आर शिफ्टेड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। ये आपका देखो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ इतना है, उसके बाद वॉल्यूम इतना, और उसके बाद वॉल्यूम। तो आपका कोई भी गैस जो है बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाई। तो ये आपका जो है सॉलिड CO2 के बारे में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, it is stored under the high pressure and solid CO2 gets converted directly to the gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmospheric pressure without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as the dry ice. ये हमने सब कर लिया। Then we can say that pressure and temperature determines the state of substance
वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम कह सकते हैं कि आपके ये दोनों ही जो प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ये आपके किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर की जो स्टेट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉलिड जो है ये आ गया, जो आपका सॉलिड से लिक्विड के अंदर उसको हम मेल्टिंग या आपका फ्यूजन कह सकते हैं। और यहाँ जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है, या केल्विन में उसको कम 273 केल्विन जो है वो बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो आपका आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ऑल आइस जो है मेल्ट जब तक होगी तब तक हम कहेंगे सिस्टम का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। वो क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जो हीट हम बाद में जो वो ले रहा है वो हिडन फॉर्म के अंदर है। उसके बाद आपका अगर लिक्विड से वापस सॉलिड आता है दैट इज सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ हमने उसको कूल कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे हम कहेंगे आपका लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपराइजेशन, और अगर यहाँ पे हमने इसको कूल कर दिया तो क्या आ गया, गैस से लिक्विड स्टेट में तो कंडेंसेशन। यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस जा रहा है सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड आ रहा है दैट इज डिपोजिशन, यानी कि कूल करने के बाद। तो ये सभी इफेक्ट जो है हीट करने के बाद आए हैं, ठीक है, एंड ये जो सभी इफेक्ट है ये कूल करने के बाद आए हैं। तो ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्या है। ये हमारा हो गया है सब। तो नेक्स्ट आपके जो है कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्योंकि हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कर चुके थे तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देन अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो ये आप बहुत अच्छे से, मैंने आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कराया था, हम इसको अभी कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग 300 आपका जो है 300 केल्विन और 573 केल्विन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम सेल्सियस में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो हमें निकालना अब सेल्सियस है, तो हमें क्या दिया होगा, केल्विन दिया है, और उसमें से हमें क्या करना है 273 माइनस करना है, ठीक है, ये हमें याद है। तो हम कर सकते हैं, हमें निकालना सेल्सियस है, तो केल्विन हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट 300, तो 300 माइनस 273, ठीक है। आप इसको देखोगे 10 3 गया 7, 27 आपका डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड हमारा 57, तो अभी हमें फिर से डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो केल्विन हमें कितना दिया हुआ है 573, और उसमें से हमने 273 को माइनस कर दिया। देन हमारे पास जो आया वो आ जाएगा आपका 573 एंड 273, तो ये सीधा सीधा हमारे पास 300 सेल्सियस आ रहा है, 300 सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है 250 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस का हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो जाता है, वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो पूछ रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो ऑलरेडी हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, और उसके बाद जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं तो आपका वाटर वेपर्स ही बनते जाते हैं। तो अगर मान लो आपका 100 के बाद ये कह रहा है कि आप 250 डिग्री सेल्सियस यानी कि आपका 250 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि वो लिक्विड स्टेट में तो होगा नहीं, तो किस में होगा, वेपर स्टेट में, या ये कह सकते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा वाटर जब आपका 250 डिग्री सेल्सियस उसका पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री से ऊपर जाते ही बॉयल होके वेपर्स बन गए, और फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे वेपर्स बनने के बाद, इट मीन्स वो गैसियस स्टेट में पहुंच गया है, ठीक है। तो आपका गैसियस स्टेट के अंदर होगा। सेकंड कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमें दोनों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका वहाँ पे आ गया और सिस्टम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे हमें कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट मतलब दिखाई देगा, और वहाँ पे वेपर्स बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इट इज इज ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे होगी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा, इट एग्जिस्ट
इन बोथ लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट, दोनों फॉर्म के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, वेपर स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी। कुछ लिक्विड रह जाएगा, कुछ लिक्विड आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, देन आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट आपका वेपर्स बनते रहते हैं, बट आपका जो है लिक्विड स्टेट भी वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो ट्रांजिशन स्टेट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड और वेपर्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, किसी भी कह रहा है सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेटेड है। तो हम ये कहेंगे जो आपका है फॉर एनी सब्सटेंस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, तो इट मीन्स आपका दिस हीट और टेम्परेचर कैन बी यूज्ड इन हिडन फॉर्म to overcome the force of attraction between the particles of matter एंड सेकेंड हम कहेंगे कि हमारे पास क्या आ गया कि आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और आपका क्या काम करेगा, दिस हिडन हीट इज ऑल्सो यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। So this is called as latent heat, so that the temperature of system remains constant। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। और एग्जांपल हमारे पास क्या क्या थे, एग्जाम्पल हमारे पास थे जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जहाँ पे आपका सॉलिड से और आपका लिक्विड के अंदर स्टेट चेंज होगी, एंड वहाँ पे आपका जो है एग्जाम्पल हम आइस का अगर ले तो आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरी आइस आपकी क्या हो जाती थी, मेल्ट हो जाती थी। तो वहाँ पे आपका सिस्टम का टेम्परेचर जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस को आपका वो अटेन कर लेगी, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद वो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और आपकी जो आइस है वो पिघल जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो आपका रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर अटेनिंग ए डेफिनेट टेम्परेचर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को उसने अटेन कर लिया, उसके बाद वो डेफिनेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और उसमें क्या था कि आपका जो वाटर का एग्जाम्पल ही हम ले, ठीक है, वाटर का एग्जाम्पल ही हमने लिया, तो उसमें क्या था कि लिक्विड आपका जो था या वाटर था वो आपका गैसियस फॉर्म में अगर जा रहा है या वेपर्स में जा रहा है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट था। उसको अटेन करने के बाद यहाँ पे ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा वाटर आपका बॉयल हो गया, एंड आफ्टर दैट आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, और उसके बाद आपका पूरा जो वाटर है वो आपका वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सिस्टम का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर क्यों रिमेन कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज दिस टेम्परेचर या दिस जो है हीट इज इन द फॉर्म ऑफ हिडन फॉर्म
दैट इज लेटेंट हीट. ड्यू टू द लेटेंट हीट द सिस्टम ऑफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि ये हिडन हीट या लेटेंट हीट के कारण है. नेक्स्ट है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. तो ये हमने अभी देखा, ठीक है. किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, बाई, कैसे कर सकते हैं, गैस कैन बी लिक्विफाई बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. कोई भी गैस आपका जो है लिक्विफाई हो सकती है अगर उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाए, तो गैस कैन बी लिक्विफाई. ओके, तो हमने ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है. नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई है एवेपोरेशन. एवेपोरेशन के अंदर, एवेपोरेशन, इसको हम एक बार समझ लेते हैं. हमारे पास टर्म आई एवेपोरेशन. इवेपोरेशन के अंदर अभी देखो हमने देखा कि वाटर के वेपर्स तो बन रहे हैं, बट वो कब बन रहे हैं, जब बॉयल्स हो रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस को अटेन कर रहा है, तब आपके वेपर्स बन रहे हैं. तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट रीचेज एट्स बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है. जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, देन क्लोथ्स आर ड्राई अप, कैसे हो रहे हैं वो ड्राई, कुछ उनके अंदर जो वाटर है क्लोथ्स में वो वेपर्स उस कन्वर्ट हो रहा है. या फिर आपका जो है नदियां हैं, नाले हैं, उनके अंदर आपका जो वाटर है वो ओपनली जो है वो आपका ओपन सरफेस के अंदर या ओपन किसी के अंदर आपका है वाटर है, तो वो आपका धीरे 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 वो आपका वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है वाटर का जो कंटेंट है, ठीक है. तो उससे हम ये कहेंगे कि आपका जो है कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा भी होता है कि वाटर जो है वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए विदाउट रीचिंग एट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. तो ये किसकी वजह से होता है? एवेपोरेशन की वजह से. एवेपोरेशन जो है वो आपका एक सरफेस फिनोमेना है. वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं. देखो क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर मान लो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वाटर ही मैंने लिया, ये आपका किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में ये ऐसा हो सकता है, बट लिक्विड के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं कि आपका जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर, ठीक है, उसका जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर ओपन है ये कंटेनर, और कुछ पार्टिकल आपके ऐसे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बड़ा दिखा रही हूँ, जो सरफेस के अंदर प्रेजेंट है. और जो सरफेस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी पार्टिकल्स के अंदर, जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर जो पार्टिकल है सभी के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, सबके अंदर होती है, डिफरेंट होती है. बट लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, उसमें भी जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होती है, ठीक है. अदर पार्टिकल्स जो आपके बल्क में प्रेजेंट है, यानी कि जो आपके नीचे प्रेजेंट है, उनसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रेजेंट है? सरफेस वालों की. तो वो क्या करेंगे? दे आर एबल टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम अदर particles इन कंटेनर या इन वाटर, ठीक है. तो आपके जो ये सरफेस के जो पार्टिकल है उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है ज़्यादा, यानी कि हायर काइनेटिक एनर्जी उनके पास प्रेजेंट है, और उसी की वजह से ये आपका जो दूसरे पार्टिकल्स के साथ इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है
उनसे ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर लेंगे, ब्रेक, यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास है कि ये अदर पार्टिकल से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो सरफेस पे जो प्रेजेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दे आर गोइंग टू वेपर्स, these particles going to in vapor state, going in vapor state। पहले उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया अदर पार्टिकल से और सरफेस पे प्रेजेंट थे, इसलिए वो इतनी एनर्जी उनकी थी कि इनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के और आपका जो है वेपर स्टेट में चला गया। तो ये आपका कैसा फिनोमिना है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि पहले जो सरफेस पे पार्टिकल है, फिर देखो ये चले गए, उसके बाद और पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, वो भी आपके जैसे ही आपका एयर के कांटेक्ट में आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है हाई होगी और फिर वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके फिर आगे आने वाले ऐसे, तो ऐसे कर करके आपका जो है वो आपका लिक्विड जो है पूरा या वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाएगा और हम ये कहेंगे वो अपनी वेपर स्टेट में चल जाएगा विदाउट बॉइलिंग, यानी कि विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, वाटर को बॉइल नहीं किया जा रहा, बॉइलिंग पॉइंट के उसने अटेन नहीं किया। तो यहाँ पे ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, इट इज ए सरफेस फिनोमिना। एंड यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड change into vapor state without reaching its boiling point, ठीक है, is called evaporation, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो होता क्या है, इसके डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी बहुत एग्जाम्पल है इवेपोरेशन के, और हम ये कहेंगे कि आपका जो है कुछ फैक्टर्स है जो इसके ऊपर काम करते हैं। पहले उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपका फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन, फैक्टर्स which affect evaporation को कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस का, सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा ये कहेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, increase in surface area, increase rate of evaporation। ठीक है, ये याद रखोगे कि जब सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। कि जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए, जो कपड़े धुले हैं उनको हम सुखाने जा रहे हैं, तो अगर उन कपड़ों को हम फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे, तो दे आर क्विकली ड्राई, वो जल्दी आपके सूख जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपके वाटर वेपर्स जल्दी से इवेपोरेशन उनका हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, ये तो इंक्रीज हो गया। सेकंड हमारे पास कहेंगे स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ या विंड स्पीड हम कह सकते हैं। विंड स्पीड यानी कि जिस दिन आपका हवा तेज होती है, विंड स्पीड, ठीक है, वो अगर इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। दो फैक्टर हमने देखा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, जल्दी इवेपोरेट होगा पानी। अगर आपका ज़्यादा हवा चलेगी, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी आपका इवेपोरेशन, क्योंकि वो क्या करेगा, सरफेस से वाटर्स को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, जल्दी से उनको हवा में ले जाएगा और वेपर्स में उनको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। थर्ड हम कह सकते हैं कि आपका जो है टेम्परेचर,
थर्ड हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी आपको पता है, अगर आपका किसी दिन हॉट सनी डे है, यानी कि बिल्कुल आपका जो है बहुत ज़्यादा धूप है, तो वहाँ पे आपको पता है वाटर वेपर्स अगर प्रेजेंट है तो वो जल्दी से ऑपरेशन उनका हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं दे अटेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होगी। तो हायर तो पहले ही है, अगर और ज़्यादा टेम्परेचर तो और ज़्यादा हायर एनर्जी, एंड दे आर गेटिंग इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, सो इंक्रीज इन रेट ऑफ या इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर ऐसे आगे जिसमें तीनों वो हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। बट एक फैक्टर ऐसा है जो उसको जो है डिक्रीज कर सकता है, वो है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपका जो है एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स ऑलरेडी पहले ही प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो एक डेफिनेट अमाउंट में वाटर वेपर्स को अटेन कर सकता है, रख सकता है। तो अगर आपका पहले ही आपका जो है वाटर वेपर्स पहले ही एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी पहले ही ज़्यादा है, उसमें नमी पहले से ही है, तो अगर आपका जो हम अपने कपड़े अगर सुखाए या किसी और जो है वजह से आपका जो है किसी भी पानी के थ्रू या किसी भी आपका लिक्विड का या हम कहें आपका कोई भी फिनोमेना है, उसमें आपका इवेपोरेशन आपका जो है वो कम से कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही एटमॉस्फेयर में क्या है वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वो एक डेफिनेट अमाउंट में वाटर वेपर्स को अपना होल्ड कर सकता है एटमॉस्फेयर। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पहले ही प्रेजेंट है, तो वहाँ से वो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देगा, यानी कि कम से कम जो है आपका आने ही नहीं देगा। आपका जो सरफेस पे वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उनके पास कितनी ही काइनेटिक एनर्जी हो, लेकिन वो एयर में पहले ही पार्टिकल प्रेजेंट है, तो फिर पार्टिकल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जो वाटर के पार्टिकल है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको टेम्परेचर वहाँ नहीं मिला, उनको जो है सरफेस एरिया मिल गया, तो टेम्परेचर या फिर आपका विंड स्पीड नहीं मिली। पहले से एनवायरनमेंट में पहले से ही आपका क्या है वाटर वेपर्स ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा है, तो फिर वो आपके वहीं के वहीं रहेंगे, यानी कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। होंगे तो सही बट स्लो, ठीक है, आपके जो है वेपर्स में कन्वर्ट तो होंगे वो पार्टिकल बट स्लो, एक तो क्विकली हो एक वो स्लो हो, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे यानी कि ऑल विद increase in humidity rate of evaporation decreases। तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ आपका जो है इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर। तो ऑलरेडी जो है वाटर वेपर्स उसमें प्रेजेंट है, तो डेफिनेट अमाउंट में ही वो वाटर वेपर्स रख सकते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ऑपरेशन होगा ज़रूर, लेकिन स्लोली। ठीक है, तो ये सारे उसके हो गए फैक्टर्स। अब हम देख लेते हैं कि डेली रूटीन लाइफ में ऐसे कौन से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो कहते हैं कि जो इवेपोरेशन है इट काजेस इवेपोरेशन काजिंग कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आपके कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जैसे मान लो आपने हाथ पे जो है एसीटोन होता है आपका नेल पेंट जो रिमूवर होता है, एसीटोन जिससे आपका नेल पेंट जो आपने लगाई है वो आपका रिमूव आप करना चाहोगे, तो अगर आप मान लो एसीटोन आपकी पाम पे रख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो पाम के अंदर एसीटोन है उसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपकी पाम से
वो ये जो है वोलेटाइल सब्सटेंस है। एक तो आपका एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सारे वोलेटाइल है, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट जल्दी से होना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे वो इवेपोरेट होते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए, और या फिर वो इवेपोरेट हुए तो उसमें जो एनर्जी उन्होंने खर्च की है वो कहाँ से लेंगे, आपकी पाम से लेंगे, यानी कि आपकी जो पाम है उससे वो एनर्जी लेंगे। वो सराउंडिंग से क्या है, एनर्जी लेते हैं और फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो सराउंडिंग जो है वो कूल फील होता है। तो जैसे आप एसीटोन लोगे वो एकदम से एवोपरेट हो जाएगा और आपकी जो पाम है वो कूल आप फील करोगे, ठीक है। ऐसे पेट्रोल का और ऐसे ही हम कहेंगे परफ्यूम का। तो इसीलिए हम समर्स में जो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स प्रेफर हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है समर डेज में जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और आपका जो कॉटन है उसके अंदर हम कहेंगे जो कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं, एक तो लाइट कलर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लाइट जो कलर है किसी भी क्लोथ्स का, इट रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी कि आपकी जो सनलाइट है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आपका गहरा कलर होता है, जैसे हम सर्दियों में प्रेफर करते हैं, वो तो आपका हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है, लेकिन लाइट कलर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें गर्मी कम लगेगी। सेकेंड हम कहेंगे कि जो स्वेटिंग हो रही है, वो जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पसीने जो आ रहे हैं, वो कॉटन के जो क्लोथ्स है उनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, तो वो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं कॉटन के क्लोथ्स। तो एब्जॉर्बर वो अच्छा है, अच्छा एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेटिंग को। तो जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सरफेस पे उसको लाके एबल करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में उसका इवेपोरेशन हो जाए, तो वो कहाँ से हीट लेंगे, आपकी बॉडी से। वो जो एवेपोरेशन फिनोमिना है, यानी कि जो स्वेटिंग हुई है वो वेपर्स की फॉर्म में जाएगा, तो वो आपकी बॉडी से क्या लेगा, हीट एनर्जी लेकर आपकी बॉडी को कूल फील करेगा, यानी कि आपकी जो बॉडी है, स्किन है, वो कूल फील करेगी, क्योंकि वहां से स्वेटिंग हुई। स्वेटिंग होने के बाद वो जो स्वेट है, पसीने जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में थे, वो वेपर्स फॉर्म में चले गए, एंड हीट एनर्जी कम फ्रॉम द सराउंडिंग, इट मीन्स योर स्किन एंड योर स्किन फील कूल। यानी कि इसलिए फिर आपका जो है, इसीलिए हम कॉटन के क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं कि अगर स्वेटिंग हो भी रही है तो जो है कूल फील हो स्किन को आफ्टर स्वेटिंग, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है गर्मियों में हम देखते हैं बहुत सारे जो है मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, ये हम कह सकते हैं। तो आपका जो उसको बोलते हैं एर्थन पॉट, तो वो मटके का जो पानी है, ठीक है, वो ठंडा क्यों होता है कि आपके जो मटके के अंदर जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस पोर्स के अंदर पानी जो है वो वाटर के जो पार्टिकल है या वाटर के कुछ पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं इवेपोरेशन के लिए, और वहां से उनका इवेपोरेशन होता है। तो वो सारी एनर्जी वो कहाँ से लेगा, वाटर के पार्टिकल से, जो मटके के अंदर पानी प्रेजेंट है उससे एनर्जी आएगी। एंड जो पोर्स के अंदर जो वाटर वेपर्स चले गए वो वेपर्स की फॉर्म में जाएंगे बाहर वाटर पार्टिकल, और एनर्जी किससे ले रहे हैं, जिससे वो एनर्जी लेंगे उसको कूल कर देंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो सारी उसने ले ली, तो पानी एकदम से ठंडा हो जाएगा मटके के अंदर। तो आप, ठीक है, ये सब आपने जो डेली रूटीन लाइफ में हम देखते हैं, ये सारे जो है एवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट को काज करता है। और वो क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन it takes energy, या हीट एनर्जी भी आप कह सकते हो, एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड so सराउंडिंग बिकम्स कूल, ठीक है, सराउंडिंग बिकम्स कूल। तो वो हीट एनर्जी जो है एवेपोरेशन जब होगा, तो किसी भी फिनोमिना में आप देख लो, चाहे आप जो है मटके का पानी क्यों ठंडा हो रहा है, हम समर्स में जो है कॉटन क्लोथ्स क्यों पहन रहे हैं, स्वेटिंग के बाद जो है आपका स्किन कूल क्यों फील करती है, एसीटोन को आप पाम पे लेते हो तो क्यों कूल फील होता है, वो सब काज कूलिंग इफेक्ट काजिंग के, यानी कि कूलिंग इफेक्ट को काज करता है। और वो इसीलिए है कि आपका वो जो है एटमॉस्फेयर से जो है बाहर के सराउंडिंग से, जो आसपास सराउंडिंग, उससे वो एनर्जी ले रहा है और उसी सराउंडिंग को वो क्या कर देगा, कूल कर देगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार आप
समर्स डे में देखते हो ओपन जो ग्राउंड होता है उसको जो है पानी स्प्रिंकल करके जो है छिड़क के उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि अगर हॉट आपका उस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एकदम ड्राई होगा एकदम टेम्परेचर, उसमें यानी कि कोई ह्यूमिडिटी नहीं होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ड्राई है एकदम डे, तो इट मीन्स उसमें ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप जो है पानी आप छिड़कते हो तो वो जो है पूरे एनवायरनमेंट से जो है जहाँ जहाँ पे आपने पानी छिड़का पूरे एनवायरनमेंट से हीट को लेंगे वो पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल, और देन वो एवपोरेट हो जाएंगे और उस जहाँ पे आपने पानी छिड़का उस ग्राउंड को कर देंगे एकदम से कूल। ठीक है, तो वो आपका सब इसी वजह से है कि वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स एवपोरेट हो रहे हैं और जहाँ से वो एवपोरेट हो गए एनर्जी वहाँ से लेंगे उसको कूल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका जो है इवेपोरेशन का हमने डिफाइन कर लिया उसको। देन हम चलते हैं अपना जो है बुक पे कि वहाँ क्या दिया हुआ है और क्या कुछ हमने कर लिया एंड क्या हम कर रहे हैं, क्या रह गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये हम कर चुके थे। तो देखो ये आगे क्या कह रहा है, हाउ डज द एवपोरेशन कॉज कूलिंग। तो पहले तो इसने क्या है कि फैक्टर्स अफेक्ट द एवपोरेशन दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्ट द एवपोरेशन, तो ये हमने देख लिया था फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं एक बार आपको साइड करके दिखा देती हूँ या मैं इसको रब ही कर देती हूँ क्योंकि पूरा बुक के ऊपर ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को तो हम सोल्व हमने कर लिया एंड देन हम देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या है। ये देखिए पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को हम पहले कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं। पहले उस एक्टिविटी को ही देख लेते हैं क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। कह रहा है कि आपका जो है एक एक्टिविटी है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब में ले लो एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। एक टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो, ठीक है, और उसको अंडर ए फैन पंखे के नीचे रखो या विंडो के पास रखो। एक चाइना डिश में पानी ले लो या एक जैसे घर में हम कहें तो एक छोटी आपका जो बाउल है उस पर पानी ले लो और 5 ml और उसको अंडर ए फैन या विंडो के नियर रखो। तो किस में से आपका जल्दी इवेपोरेशन होगा? तो हमें पता है ओपन जितना कंटेनर होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, टेस्ट ट्यूब में सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन आपका स्लो होगा। और सरफेस एरिया जैसे आपका जो बाउल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया आपका जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगा। तो हम कहेंगे चाइना डिश में जिसमें हमने 5 ml वाटर लिया है और वो आपका नियर द विंडो या अंडर द फैन है, उसका आपका विद इन हाफ एन आवर जो है इवेपोरेशन हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब है उसको आपका एन आवर लग जाएगा, 1 घंटे में आपका जो है, क्योंकि नियर द विंडो हम कह सकते हैं, नियर अंडर द फैन हम कह सकते हैं, तो वहाँ ऑपरेशन तो जल्दी होगा ही क्योंकि वहाँ पे आपका जो है नियर विंडो आपका वहाँ विंड स्पीड भी है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है और अंडर द फैन तो वहाँ पे आपका विंड स्पीड ज़्यादा है। तो विद इंक्रीज इन दिस फैक्टर्स तो ऑपरेशन तो वहाँ जल्दी होगा, बट चाइना डिश में पहले होगा एंड आधा घंटा वहाँ लग जाएगा शायद, और आपका जो है टेस्ट ट्यूब में है कम से कम 1 घंटा वहाँ लग जाएगा ऑपरेशन होने में। तो ये हमारे पास जो है तो कह रहा है कि सेकंड इसने लिया चाइना डिश में उसको, और थर्ड इसने क्या किया कि वही 5 ml वाटर जो है ओपन चाइना डिश में लेके और उसको जो है कीप इनसाइड ए कपबोर्ड और ऑन ए सेल्फ, यानी कि उसको कपबोर्ड में रख दिया, ठीक है, या सेल्फ में यानी कि अंदर रख दिया उसको किसी अलमीरा के अंदर। तो फिर उसका जो है आप कह सकते हो कि 1 घंटे से भी ज़्यादा, अगर चाइना डिश में हमने वाटर लिया है तो क्योंकि वो ओपन नहीं है अब तो उसको कपबोर्ड में रख दिया तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा ऑपरेट होने में, 1 घंटे से भी ज़्यादा। तो आधा घंटा चाइना डिश ओपन नियर द विंडो अंडर द फैन, 1 घंटा हम कहेंगे इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है, नियर द विंडो अंडर द फैन, एंड 1 घंटे से भी ज़्यादा मोर देन 1 आवर, ठीक है, किसमें आपका चाइना डिश में जो 5 ml वाटर था इन ए कपबोर्ड ऑन ए सेल्फ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है वो ओपन नहीं है इसलिए आपका ऑपरेशन में टाइम लग जाएगा। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं रिकॉर्ड द टेम्परेचर, तो वहाँ पे आप देखोगे रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द ऑपरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम कहेंगे रेनी डे में क्या होता है, बरसात के दिनों में पहले ही आपका जो है एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है,
तो हम कहेंगे वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ आपका एवपोरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इट टेक्स डबल टाइम। ठीक है, यानी कि वो डबल टाइम लेगा। आपका कोई भी एक्टिविटी हो, चाइना डिश है उसको नियर द विंडो अंडर द फैन रखोगे तो वो डबल टाइम लेगा, आधा घंटा ले रहा था तो 1 ले लेगा। ठीक है, टेक्स द डबल टाइम इन ऑल 3 एक्टिविटीज, वो डबल टाइम लेगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, रेनी सीजन में डबल टाइम लेगा एवपोरेशन। ठीक है, ऐसे ही आपका टेस्ट ट्यूब था वो 1 घंटे में ऑपरेट हो रहा था तो 2 घंटे लेगा। ऐसे आपका जो चाइना डिश कपबोर्ड के अंदर हमने रखी थी 5 ml वाटर, अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा ले रहा था, मान लो 2 घंटे, तो फिर वो डबल टाइम यानी कि 4 घंटे लेगा कपबोर्ड ऑपरेट होने में। तो हम ये कहेंगे कि रेनी सीजन में वो डबल टाइम टेक करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड्स, वेलोसिटी। तो हम कहेंगे आपका जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एंड विंड वेलोसिटी आपका जो है वो इंक्रीज होने से एवपोरेशन इंक्रीज होगा। तो ये तीनों ही फैक्टर ऐसे हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एवपोरेशन इंक्रीजेज। आपका सेकंड क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज, तो आपका क्या हो जाएगा, चाइना डिश का जैसे टेस्ट ट्यूब का कंपेयर करें तो सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, और वो विंड जो है वेलोसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है क्योंकि नियर द विंडो है। तो हम कहेंगे ये तीनों फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, सरफेस एरिया भी और विंड वेलोसिटी भी और टेम्परेचर भी, और तीनों ही फैक्टर की वजह से ऑपरेशन क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तीनों ही फैक्टर की वजह से ऑपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास ये एक्टिविटी आ गई। एंड ये जो है एक बार इसको भी हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो जो है ये तो हमारे पास आ गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। हमें पता है जो पार्टिकल्स है मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, नेवर एट रेस्ट एंड एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई भी गैस, लिक्विड, सॉलिड हो, दे आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ द लिक्विड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द surface having the higher kinetic energy able to break away from the forces of attraction from the other particle and gets converted into vapors. And this phenomena changing of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, तो ये मैंने सब आपको बता दिया कि आपके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और वो आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आपका एवपोरेशन। ये फैक्टर्स हो गए और फैक्टर्स हम देख लेते हैं एक बार। जो है फैक्टर्स में क्या कहना चाह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ एवपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आप कर चुके हो सब, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट ऑफ एवपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, वाइल पुटिंग द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। सेकंड है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी गोइंग टू द वेपर स्टेट। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर देखो आप ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो एवपोरेशन डिक्रीज होगा, लेकिन आप ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दो या ह्यूमिडिटी डिक्रीज है, यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर्स कम से कम है एनवायरनमेंट में, तो कम से कम है तो एवपोरेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे ये दोनों इनवर्स हैं। तो डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी कह रहा है, मैंने जो आपको समझाया था वो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी था। तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवपोरेशन डिक्रीज, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवपोरेशन इंक्रीज। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट ए गिवन टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवपोरेशन डिक्रीजेज। अगर पहले से ही हाई होगी तो वो रेट ऑफ एवपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वो कम है पहले से ही तो आपका रेट ऑफ एवपोरेशन जो है डिक्रीज है ह्यूमिडिटी, तो आपका एवपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स of water vapors move away with the winds, decrease the amount of water vapors in the surrounding। ये सब आप कर चुके हो। ठीक है, हाउ डज द ऑपरेशन काज कूलिंग, ये हम एक बार और देख लेते हैं। सब मैंने आपको करा दिया, सब समझा दिया। ठीक है, आपको एक बार जो है चैप्टर को रीड करना है एंड जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कैसे कौन सी चीज़ आपकी वर्क कर रही है। ठीक है, इन ए ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवपोरेशन एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो ये आप कर चुके हो कि कोई भी फिनोमिना है आपका कूलिंग जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो आपके जिस भी जगह आपका जो है ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे आपका सराउंडिंग से वो एनर्जी ले रहा है। तो कोई भी फिनोमिना हो, कपड़े जो है वो हम सुखा रहे हैं या जो है हम समर में क्लोथ्स जो है
कॉटन के हम डाल रहे हैं, मटका है, ये सभी जो है फिनोमिना, इनसे ऑपरेशन हो रहा है। ये एसीटोन हमने पाम पे लिया, बस इनका जो कूलिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है, वो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट हो रहा है कि आपका वहाँ से सराउंडिंग्स वो एनर्जी को गेन कर रहा है और इसलिए सराउंडिंग क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। तो आपका कूलिंग इफेक्ट को काज करता है ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देन कह रहा है कि ये जो है आपके पास आ गया, सॉरी, ये आ गया व्हाट हैपन्स व्हेन यू pour some acetone on your palm। तो हमें पता है हमारी पाम जो है कूल फील करेगी क्योंकि वो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमने कर लिया, ठीक है, ये हम कर चुके। अब आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस, कैन यू, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देखो, वी वियर द कॉटन क्लोथ्स इन समर, ये हम कर चुके, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings of body surface and change into vapors. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. वो जो कॉटन है, सॉरी, ये जो कॉटन है ये अच्छा एब्जॉर्बर है, तो स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर को कि जल्दी से वेपर्स बन जाए, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करेगी। तो ये सब हम कर चुके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है, वाई डज वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा, ये एक आपका जो है मैं बता देती हूँ इसको। वाई डज वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखो, अगर आपने जो है आइस ली, किसी वाटर जो है वाटर, आपने कोई ग्लास है उसके अंदर आइस जो है वाटर है, यानी कि ठंडा पानी है, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उसके ऊपर जो हमें ना आपका वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है ग्लास के बाहर। ऐसा क्यों होता है, आप कभी घर पे भी करके देखना और आपने देखा भी होगा, क्योंकि आपका जो वाइस वाटर है, वो वाइस वाटर के साथ हम कहेंगे कि जो एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वो एयर के जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आइस कोल्ड के कांटेक्ट में आते हैं। तो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, वो आइस के कांटेक्ट में आए, आइस के वो थे तो वेपर्स, ठीक है। एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो वेपर्स की फॉर्म में थे, गैस की फॉर्म में थे, वेपर्स की फॉर्म में थे, ठीक है। तो वो थे तो वेपर्स, लेकिन वो जैसे ही आइस के कांटेक्ट में आए, कूल हो गए और उन्होंने अपनी एनर्जी को कर दिया लूज कर दिया। तो क्या होगा, अब वो वेपर से किस स्टेट में आ गए, कूल होते ही। हीट करते तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो आपका जो है लिक्विड वेपर्स में जाएगा, लेकिन वेपर्स को अगर कूल कर दिया तो कंडेंस हो जाएगा और वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो वो जो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वेपर्स की फॉर्म में, वो उस कांटेक्ट में आएंगे, कोल्ड वाटर की कांटेक्ट में, और वहाँ आपका एनर्जी को लूज करेंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर वाटर ड्रॉपलेट की तरह ग्लास के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। वो वहाँ पे आपका जो ग्लास के अंदर आइस कोल्ड वाटर है उसका कोई रोल नहीं है, जो एयर के अंदर जो प्रेजेंट है वेपर्स, उनका रोल है। वो उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और अपनी एनर्जी को लूज करके क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देगी ग्लास के चारों तरफ, ठीक है, बाहर की साइड। तो यही आपका जो है फिनोमिना, हमने इसको हम करके आप देख भी सकते हैं ना, आपने देखा भी होगा। तो ये हमारे पास जो है आ गया। तो कहते हैं कि आपका लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर या ग्लास, हम कह सकते हैं। सोन वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द outer surface of the tumbler. The water vapors present in air on coming in contact with a cold glass of water lose energy and gets converted into the liquid state which we see as water droplets। यानी कि वो जो वेपर्स थे, वेपर्स इन एयर जो थे, ठीक है, कांटेक्ट में आए, किसके कांटेक्ट में, कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट विद आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। तो वो वेपर्स तो थे ही वो, ठीक है, लूज एनर्जी को लूज किया, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी उसको लूज किया एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और क्या बन गए, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस ऑफ टम्बलर कहो या ग्लास टम्बलर, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ तक हमने कर लिया। क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। आपका चैप्टर जो है वो मुझे लगता है फिनिश हो गया। ये आपका समरी आगे जो आपने पढ़ा था सब कुछ हमने कर लिया। ये समरी है, एक बार आप इसको देख लोगे, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है समरी में, तो आप एक बार इसको देख लोगे, ठीक है, चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। सब इसमें प्रेजेंट है और ये सब हम कर भी चुके हैं। देन आपके जो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है वो कितने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी एक स्टेट और है प्लाज्मा, इसके बारे में मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम इतने ही, जो ये 5 क्वेश्चंस हैं। प्लाज्मा जो है ये एक आपकी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा एक और भी स्टेट है प्लाज्मा, उसका क्या है और वो कैसे जो है होता है, कहाँ उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हम ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। प्लाज्मा के बारे में अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। एंड तब तक आप अपना चैप्टर जो है कंप्लीट, हमारा 9th क्लास का जो हो गया उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।